बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन चीज़ों पर, जिनमें एक तो है वो तो कल एक बड़ों की बैठक हुई थी और उस बैठक में कुछ फैसले किए गए, कुछ उस बैठक में फैसले किए गए और कुछ उस बैठक से बाहर फैसले हुए। वो फैसले क्या थे इन पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बात है वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि पाकिस्तान में वो जो रियासती जबर है इस वक्त वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। कल बोल टेलीविजन नेटवर्क जो है उसके इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सदीक जान साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको जिस एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है वो एफआईआर इस वक्त मेरे सामने है। ये एफआईआर थाना सीटीडी है, जिला इस्लामाबाद, और इसमें कोई मलिक रशीद अहमद हैं जो एसएचओ हैं, एसआई हैं, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 18/3/2023 का ये मुकदमा है, और ये उसी दिन का मुकदमा, उस दिन ये दर्ज हुआ है जिस दिन इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की पेशी थी तोशाखाना वाले केस में, और वहाँ जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, हम सब ने देखा। और फिर उस एफआईआर में ही एक कांस्टेबल की स्टेटमेंट पर, जिसको हम कानून की जुबान में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसकी बुनियाद पर सदीक जान साहब जो हैं उनको भी इस एफआईआर में नामजद कर दिया गया। और नामजद करने के बाद न सिर्फ पुलिस ने कल उनको उठाया, एक तो उनका जो उठाने का तरीकाकार था वो बड़ा गलत और गैर कानूनी था। कोई भी शख्स जिस पर एफआईआर दर्ज होती है पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो कानूनन आप पर यह बताना लाजिम होगा कि जी हम आपको इस मुकदमा में गिरफ्तार कर रहे हैं और फलां थाने में आप पर यह मुकदमा दर्ज है। और फिर लवाहिकीन को भी इतला दी जाती है। कल जैसे उनको बोल के दफ्तर के बाहर से अगवा किया गया, बल्कि वो तो मैं उसके लिए लफ्ज मैंने कल भी के अगवा किया गया उनको, और सारी रात उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके लवाहिकीन को, उनके दोस्तों को, उनके भाई से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी हमें कोई थाना ये कंफर्म नहीं कर रहा कि सदीक जान जो है वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। बहरहाल ये तो रात का वाकया था, लेकिन आज जब उन्हें पेश किया गया कोर्ट में, तो उन पे जो इल्जाम लगाया गया वो बड़ा मुझे का खेज है। वो इल्जाम ये था कि जी जिस्मानी रिमांड की पुलिस ने इस्तदा की थी फाजिल जज साहब से, और जिस्मानी रिमांड के लिए मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात की है कि वो फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी, उसके लिए जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दिया जाता है, और कानून में उसका एक तरीकाकार भी मौजूद है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 61 और दफ़ा 167 167 के तहत पुलिस जो है वो जिस्मानी रिमांड ले सकती है। सेक्शन 61 में मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि पुलिस जो है वो बाउंड है विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की। लेकिन अगर विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर 167 जो है वो रहनुमाई करता है कि फिर क्या होगा। और 167 ये है कि विद रीजनिंग पुलिस अप्लाई करेगी फिजिकल रिमांड के लिए कि हमने इस बंदे का फिजिकल रिमांड लेना है और हमें इस मकसद के लिए चाहिए। अब पुलिस ने जो आज जिस्मानी रिमांड की एप्लीकेशन कोर्ट को दी, और फिर उसमें जो तफ्तीशी ऑफिसर पेश हुए पुलिस की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी एक तो हमने आंसू गैस का शेल बरामद करना है। अब ये एक मजाक ही है कि 5-10 हजार जहां आंसू गैस के शेल फायर हुए हैं, तो सदीक जान साहब जो है उनसे एक शेल बरामद करना है, ये एक लतीफा ही था। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने और जो मतलब है ये बदयांती है, मैं समझता हूँ सीटीडी की पुलिस की ये बदयांती थी। उन्होंने कहा कि जी वो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें सदीक जान साहब भी और सहाफी भी मौजूद है और एक पुलिस वाला जो है वो शेल भी फायर कर रहा है, और इस दौरान कुछ गुफ्तगू भी होती है। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमने वीडियो को फॉरेंसिक कराना है, वॉइस मैच कराना है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है, और फिर उसके लिए हमने इसको लाहौर लेकर जाना है। और फिर इसे और भी एक शरीक जो मुलजिम है अदरीस चाचड़, वो भी सदीक जान के दोस्त हैं, उनके साथ होते हैं, सहाफ़ी हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये वो इल्ज़ाम था जिसमें पुलिस जो है वो जिस्मानी रिमांड मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की 10 दिन की दरख्वास्त जो थी वो तो टर्न डाउन की, लेकिन 24 घंटे का फिजिकल रिमांड जो है वो सदीक जान साहब को दे दिया गया। अब मैं ये समझता हूँ कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से कि सदीक जान साहब जो हैं उनका 24 घंटे का भी रिमांड नहीं बनता था। ये एफआईआर मेरे सामने है, और ये चूंकि इतना वक्त नहीं है, अगर ये मैं सारी एफआईआर पढ़ूं तो इसमें काफी टाइम चल लगेगा। मैं आपको मुख्तसर ये बता रहा हूँ और जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इस पूरी एफआईआर में सदीक जान साहब का ना नाम है और ना ही उन पर कोई इल्जाम है। मतलब है वो एफआईआर जिसमें पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, सीटीडी ने, और उस गिरफ्तार करने के बाद जिस्मानी रिमांड के लिए कोर्ट में लेके आए हैं,
उस पूरी एफआईआर में सदीक जान साहब का ना नाम है और ना ही उन पर कोई इल्जाम है। तो जिस शख्स का एफआईआर में नाम नहीं है उसको जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इम्प्लीकेट किया गया इस एफआईआर में, और वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो बजाते खुद उसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू एज सच नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज शायद कोर्ट की तरफ से भी कोई अच्छा सलूक सदीक जान साहब के साथ नहीं किया गया। उनका फिजिकल रिमांड बनता नहीं था, उनसे किसी किस्म की रिमांड जो गिरफ्तारी के दौरान पुलिस रिकवरी करती है तो उनसे किसी किस्म की ना तो कोई रिकवरी होनी थी। अब अगर कोई पुलिस रिकवरी करती भी है तो वो जाहिर है कि प्लांटेड और फेक रिकवरी होगी। एक शख्स जो अपने ऑफिस से निकल रहा है और वो खाली हाथ है, निहत्था है, तो फिर उसके पास शेल कहाँ से आ गया, और फिर शेल करना क्या था उन्होंने। हाँ, ये तो हो सकता है कि जी कोई वायरलेस सेट छीन लिया गया, कोई मोबाइल छीन लिया गया, कोई पैसे छीन लिए गए और वो हमने बरामद करने हैं, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन आंसू गैस का एक शेल बरामद करना है और वो भी आपने एक सहाफी से ऐसा इल्जाम लगाते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन अब चूंकि इस मुल्क में ये हो रहा है और हमारी बदकिस्मती ये है कि ये मुसलसल हो रहा है और अदालतों की तरफ से भी जैसे इसका नोटिस लिया जाना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। तो सदीक जान साहब, मैं बल्कि एक और बात का भी इसमें इजाफा करूं, मेरी कुछ दिन पहले सदीक जान साहब से मुलाकात हुई थी और इस जो मेरी उनसे मुलाकात थी, उस मुलाकात में उन्होंने अपने इस खदशे का भी दबे लफ्जों में इजहार किया था कि मुझे जो है वो भी बड़ा प्रेशर है और बड़ा एक किस्म की धमकियां दी जाती हैं कि हम ये कर देंगे। लेकिन सदीक जान साहब, आज आपकी वीडियो देखी है गिरफ्तारी के बाद, मेरा दिल खुश हुआ है। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द बाहर होंगे, वैसे ही वीडियोस करेंगे, वैसे ही टीवी पर हमें नजर आएंगे जैसे पहले नजर आते थे। इसके साथ साथ कल एक और बड़ों की मीटिंग हुई है। आपको पता होगा कि कल पीडीएम की जो जमातें हैं उनकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में ये भी खबर थी कि पाकिस्तान के एक बड़े ताकतवर इदारे के दो अफसरों ने भी शिरकत की और उसमें जो है वो ये फैसला मुख्तलिफ फैसले किए गए। बुनियादी तौर पर एक तो फैसला ये किया गया कि जी इमरान खान साहब जो है उनके मामले में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और उसके साथ साथ कुछ वाकिफान हाल ये भी कहते हैं कि एक फैसला ये भी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उस पर पाबंदी लगाई जाए और उसकी तमाम तरह जो सियासी सरगर्मियां उनको बंद कर दिया जाए। अब पाबंदी के लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप एक पार्लिमानी पार्टी से ज्यादा एक दहशतगर्द पार्टी साबित करें पहले, उसके लिए जो है वो काम शुरू हो गया है। जो कुछ होता रहा है, सादा लिबास में मलबूस लोग जो कुछ करते रहे, गाड़ियों को आग भी लगाते रहे, और फिर एक शख्स की वीडियो जो है वो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, वो लोगों को उकसा रहा था कि ये काम करो, ये आग लगाओ, ऐसा करो ऐसा करो, और फिर जब उससे पूछा गया कि आप कौन है और ये आप लोगों को क्यों उकसा रहे हैं, तो फिर वो साहब जो है वो भागने में कामयाब भी हो गए। तो मुझे लगता यही है कि वही रिवायती तरीकाकार और वही रिवायती हथकंडे जो इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को और सियासतदानों की पार्टीज को कुचलने के लिए इख्तियार करती है, अब भी वही हथकंडे, रिवायती हथकंडे, और वो अपनाए जा रहे हैं, उनको इख्तियार किया जा रहा है। और फिर मजे की बात यह है कि 75 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन इनके पास फार्मूला वही है, या तो आप नालायक हैं और आपका जो कोर्स है वो उसको तब्दील होना चाहिए, या फिर आप लगता यही है कि शायद आप इस मुल्क के कुछ लगते नहीं हैं और आपको इस मुल्क के अवाम की और इस मुल्क के मसाइल की कोई परवाह नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी या ना अपनी ईगो को सामने रखते हुए ये होगा और ये नहीं होगा इसका फैसला करना है। लेकिन ये फैसला करने का ना कानूनी तौर पर आपके पास इख्तियार है और ना ही ये इख्तियार आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा इख्तियार इस्तेमाल किया जाता है तो वो मैं समझता हूँ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। सदीक जान साहब जो है उनके साथ एक और जुल्म भी किया गया। जब उनसे पूछा गया कि आप पर तशद्दुद हुआ या नहीं, तो उन्होंने कहा जी मुझसे तो खाना और पानी भी नहीं पूछा गया। अब एक शख्स जिसको आपने एक मुकदमे में गिरफ्तार किया और उसको बजाय उससे तफ्तीश करते, चले बात समझ में आती है, तो आपने उससे खाना और पानी भी नहीं पूछा और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर दहशतगर्दों वाला सलूक किया। तो बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ अलमिया है इस मुल्क में और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और फिर एक और जो है वो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक निक्का थानेदार, मैं आप माजरत के साथ, आप शायद आपको ये लफ्ज अच्छा ना लगे लेकिन बहरहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुसर नकवी साहब जो पंजाब के इस वक्त निगरान वजीर आला है, उनकी वो वीडियो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, और जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने पुलिस को फुल इख्तियार दे दिया है कि आपकी तरफ अब जो है कोई अगर हाथ बढ़ाएगा तो आप उसका हाथ तोड़ दे। पहली तो बात ये है कि वजीर आला साहब, पुलिस जो है वो आपके किसी
اختیار کی نہ تو پابند ہے اور نہ ہی اسے ضرورت ہے۔ آپ کی اس اختیار دینے سے پہلے جو ہے وہ پولیس لوگوں کے ہاتھ بھی توڑ چکی ہے، لوگوں کی ٹانگیں بھی توڑ چکی ہے، لوگوں کے گھر بھی توڑ چکی ہے، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر چکی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو جان سے مار بھی چکی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، ضلع شاہ کی شہادت کو بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پولیس یہ سب کام پہلے بھی کر چکی ہے اور آپ کی اس اجازت دینے سے پہلے کر چکی ہے۔ ہاں، آپ کی اس اجازت کا ایک فائدہ بہرحال انہیں ضرور ہوگا کہ شاید پہلے ان کے ذہن میں یا ان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اگر ہم نے کچھ زیادہ طاقت کا استعمال کیا تو شاید ہم سے باز پرس ہوگی، لیکن آپ نے ایک طرح سے کھلی چھوٹ دے دی ہے، اور اس کھلی چھوٹ کا نتیجہ جو ہے وہ بہرحال جلد یا بدیر آپ کے اور ہم سب کے سامنے آئے گا۔ آپ نے اس ملک کے ایک بڑے صوبے کی نگران حکومت چلانی ہے، اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر جو الیکشن ہے وہ کرانے ہیں، اور تب تک آپ کیئر ٹیکر ہیں۔ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نہ تو فیصلے کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، لیکن جس طرح آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی غیر جانبداری جو ہے اور آپ کی جو ایک الیکشن کے حوالے سے جس قسم کی آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ نہ صرف غیر جانبدار نہیں ہیں بلکہ آپ باعث ہیں، اور بہرحال جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا بھی جواب آپ کو جلد یا بدیر قانون کے کٹہرے میں آ کر دینا پڑے گا۔ وہ سب کچھ کریں جس کی آپ کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اور ادارے بھی وہی سب کچھ کریں جس کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی ڈومین سے اور اپنی آئینی حدود و قیود سے باہر نکلیں گے تو پھر نہ صرف آپ کا محاسبہ ہوگا بلکہ آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بات کی گئی ہے حکومت کے لوگوں کی طرف سے کہ جی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اداروں کی جو ہے وہ ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ اب کون بتائے کہ کسی ادارے کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے؟ میں یہ بات مطلب ہے شاید آپ کو سخت بھی لگے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے مقابلے میں کسی ادارے کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی ریسپیکٹ ہے، اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی سب سے زیادہ قابل عزت طبقہ ہے تو وہ اساتذہ کا ہے، جن کی وجہ سے میں اور میرے جیسے بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آج کسی نہ کسی مقام پر ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے قابل تکریم اور قابل عزت طبقہ اساتذہ کا ہے۔ باقی جو ادارے ہیں ان کی عزت نہیں، ان کے فرائض ہوتے ہیں۔ عزت جو ہے وہ بہرحال عوام کی ہے، اور اگر آپ عوام کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی ادارہ پاکستان میں کسی کا نام نہیں لوں گا، عوام سے زیادہ نہ تو مقدس ہے اور نہ ہی عوام سے زیادہ عزت دار ہے۔ ادارے جو ہے وہ اپنی عزت اپنے اعمال سے، اپنے طرز عمل سے اور اپنی ڈیوٹیز سے کرواتے ہیں۔ اگر کوئی طاقت اور بدماشی کے زور پر یہ کہے کہ جی میری عزت کی جائے تو وہ دور اب چلا گیا ہے۔ اب عزت جو ہے وہ آپ کے کردار کی وجہ سے تو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کی طاقت کی وجہ سے عزت نہیں کی جا سکتی۔ آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جس طرح کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو بالکل مقبوضہ کشمیر اور فلسطین اور غزہ والی صورتحال یہاں پیدا کر دی گئی ہے کچھ لوگوں کی جھوٹی انا کی وجہ سے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو ان کا ایک شیئر تھا یا جو ان کا رول تھا اس کی وجہ سے۔ تو میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان ساری چیزوں کا نوٹس لیا جائے، اور یہ جو غیر قانونی گرفتاریاں اور دھڑا دھڑ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں جن میں نہ سیاسی قائدین محفوظ ہیں، نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ وکلاء محفوظ ہیں، تو ان کا نہ صرف نوٹس لیا جائے بلکہ فی الفور ایسی ایف آئی آرز کو کینسل کیا جائے، اور جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے، ان سب لوگوں کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔